शुभ संध्या। और पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस शुरू करने से पहले, चूंकि अब कंपटीशन की क्लास की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी पढ़ने आए हैं, तो हमारा जो राजनीति का शुरुआत है, हम लोग उसको, हालांकि भारत के रग रग में राजनीति है, कन कन में, खून खून में राजनीति है। और राजनीति तो पहले राजनीति होती थी, मतलब कि सत्ता नीति होती थी, सत्ता का विस्तार होता था। लेकिन मुगल काल के बाद जब ब्रिटिश अंपायर का एंट्री होता है तो राजनीति की परिभाषा बदल जाती है। तो एक्चुअली जो आपके एग्जाम्स होते हैं वो ब्रिटिश काल के पहले के जो राजनीति है वो इतिहास में चले गए। तो आपको जो आधुनिक इतिहास का जो राजनीति है वो पढ़ना है, और वो शुरू होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद। तो पहले तो आपको जानना होगा कि संविधान, ठीक है, तो संविधान कब बना? संविधान बनता है 1950 को। लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया शुरू कब हुई, इसकी नींव कैसे पड़ी, और कौन कौन से चीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे, ये आप केयर जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं आपसे कुछ एमसीक्यू आज की ही क्लास से रिलेटेड पूछूंगा, और आप कितना पढ़े हैं ये जब आप बिना कॉपी देखे कमेंट कर पाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप सच में पढ़े हैं, आपका ध्यान यहाँ था या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है 1600 के आसपास, तो वो यहाँ आती है व्यापार करने। और जब यहाँ वो आ जाती है तो भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ है, जो हमारा संविधान बना है, इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग जो है ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो शासन रहा उसको हम लोग करते हैं, और दूसरे भाग में हम लोग करते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का खात्मा हो गया 1857 की क्रांति के बाद। यानी कि कंपनी के शासन को हम लोग लेते हैं तो वो लेते हैं 1773 से लेके 1858 तक। कंपनी का शासनकाल रहा 1773 से लेके 1858 तक। और उसके बाद क्राउन का शासन, मतलब अंग्रेज के जो विक्टोरिया हाउस में रहते हैं लोग, उनका शासन जो शुरू होता है वो होता है 1858 के बाद। यानी कि 58 तक हो रहा है। 58 से जब हैंड ओवर करते हैं क्राउन, यानी कि वहाँ का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को के पावर को कम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, तो क्राउन का शासन माना जाता है। 58 से लेके 1947, जब तक हम आजाद नहीं हुए। एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि इंग्लैंड में कितने वर्षों तक लगातार गृह युद्ध चला था, जिसे सब युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आपको ये कमेंट करना है कि ये युद्ध कितने वर्षों तक चला था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है 1773 में कंपनी शासन की तरफ से रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1600 में जब तो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन 173 साल बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और उसमें क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का जो पहले गवर्नर होता था, गवर्नर को गवर्नर जनरल का तमगा दे दिया जाता है। तो पहली बार कोई गवर्नर जनरल का पद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया, ठीक है। और गवर्नर जनरल के पास सिर्फ बंगाल नहीं था, वहां पे मुंबई और मद्रास को भी जोड़ दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इससे पता चलता है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी ये केंद्रीय शासन की तरफ जा रही थी। बंगाल से हटके मद्रास और मुंबई को भी हट किया गया, तो केंद्रीय प्रशासन का यहाँ पे आरंभ होता है। देखिए, आरंभ और प्रारंभ का अंतर भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। कभी हम लोग आरंभ बोलते हैं, कभी प्रारंभ बोलते हैं, तो इसमें क्या फर्क है? क्योंकि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, कंपटीशन क्लास है ना, तो हिंदी का भी क्वेश्चन आपको देना होगा। तो आरंभ और प्रारंभ में क्या बेसिक फर्क है ये आपको बताना चाहिए। तो केंद्रीय प्रशासन का आरंभ होता कब है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है? 1774। अब ये DVI क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में होती है 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, यस। और पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं, पहले चीफ जस्टिस होते हैं, उनका नाम होता है सर इलिजा इम्पे। तो
सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। वैसे और अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए जिनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन सीजर लिमेस्टर और जॉन हाइड। तो ये बात हो गई रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य बातें। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि उसके लगभग 11 साल बाद एक और एक्ट आता है जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में केंद्रीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरी सरकार प्रणाली बनाई गई। यहाँ पे डबल सरकार का सिस्टम डेवलप किया गया। पहला सरकार था वो कोर्ट्स का था, जो डायरेक्टर्स होते थे, निदेशक होते थे, उनका था। और दूसरा था वो था राजनीतिक, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे। तो जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट देखना था, व्यवसाय व्यापार देखना था, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ग्रुप बन गई। और जहां पॉलिटिकल डिपार्टमेंट देखना था वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे शासन का विभाजन हुआ, दोहरी सरकार प्रणाली आई। ये कब आई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। और यहाँ पे गवर्नर जनरल परिषद का गठन किया गया, यानी कि गवर्नर जनरलों की काउंसिल बनाई गई, जिसमें 4 से 3 मेंबर होते थे। उसके बाद कंपनी क्षेत्र में भारतीय ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, यानी कि कंपनी का जो क्षेत्र था, जितने भारतीय प्रदेश पर उनका कब्जा था, उसको उन्होंने अपना अधिकृत माना, उसका अधिकार मान लिया। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। देखिए अभी हम लोग संविधान बनाने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, धीरे धीरे कानून बन रहा है ना। संविधान क्या है? एक दस्तावेज है जिससे जो लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है, विस्तृत भी होता है, छोटा भी होता है, जिससे कि सत्ता को, सरकार को चलाया जा सके, शासन को चलाया जा सके। तो शासन चलाने की प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई भारत में लिखित रूप से। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आई। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आता है चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम शुरू होता है पहली बार 1813 में। 1813 में जब शुरू होता है तो यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार जो था वो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उससे चीन और चाय पत्ती को मुक्त रखा जाता है। यानी कि चीन और चाय पत्ती पे जो व्यापारिक अधिकार था उसको खत्म नहीं किया गया, बाकियों पे खत्म कर दिया गया। पहली बार एजुकेशन के लिए सरकार ने 1 लाख रुपया साल में खर्चा करने का अनाउंसमेंट किया, प्लान बनाया। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा पे 1 लाख रुपया पहली बार कब खर्चा करने का नियम बनाया? तो आपको लिखना होगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। और मुक्त व्यापार की नीति, कल अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कल पता चला होगा कि कल के क्लास में लोग पढ़ रहे थे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में क्या अंतर? लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था को एक ही इकोनॉमी मानते हैं, लेकिन अगर कल आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता चला होगा कि दोनों में कितना अंतर है, बहुत गहरा अंतर है। तो देख, हम लोग कंपैरिजन क्लास चल रहे हैं तो बहुत डेप्थ में जाएंगे और हर चीजों को बारीकी से समझेंगे। आप लोग अगर कल का क्लास देखे होंगे तो आपको जरूर पता चला होगा कि बंद अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर। जो नहीं पढ़ा रहता है उसको बेसिकली यह लगता है कि साम्यवादी और बंद अर्थव्यवस्था एक ही, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है। हाँ, तो ये 12th लेवल तक आपको लगेगा कि एक ही, लेकिन जब आप जैसे ही ऊपर जाओगे ना तो उसमें इतना बड़ा समुद्र बीच में है कि पार करना ही मुश्किल। ससुरा बड़का बड़का मछली डायनासोर तो खैर नहीं रहा, सब खाने के लिए तैयार। खैर, तो चार्टर एक्ट में मुक्त व्यापार की नीति यानी कि ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई। अच्छा, आप लोग बताइए, चाइना में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई 1978 में, लेकिन वहां पे अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अर्थव्यवस्था है, वो कैसा है? पूंजीवादी है, समाजवादी, साम्यवादी है या मिश्रित है? वहाँ पे 2 अर्थव्यवस्था चलता है। वो तो कुछ जगह के लिए है, लेकिन मूल चीन की बात हम कर रहे हैं। पूरी चीन में कौन सी अर्थव्यवस्था है? नहीं, चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। तो यही अब देखो, खुली द्वार नीति के बाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था है कैसे? तो इसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा। आप देखिए, रिया जी देखिए सर। तो मुक्त व्यापार की नीति अपनाया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। जो पहले बंगाल, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल था ना, अब यहाँ आते आते 1833 तक वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये आपसे पूछा जाएगा।
तो भारत का पहला गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, और उन्होंने विधि आयोग का गठन किया, यानी कि लॉ कमीशन का स्थापना किया था। विधि आयोग का गठन कब होता है? तो ये होता है 1834 में, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लॉर्ड मैकाले। और चाय और चीन के साथ जो व्यापार पे का अधिकार बचा था उसको भी इसमें खत्म कर दिया। अब उसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट 1853, जो कि उसका लास्ट था किसका? कंपनी का। कंपनी का 1 2 3 4 5 गो एक्ट बना है, ठीक है। तो पांचवा और आखिरी एक्ट था उसका 1853, क्योंकि 57 में तो क्रांति हो गया था। मंगल पांडे ठोक दिए थे ससुरा को, एकदम निकाले गोली तर तरा उसको बोलने रानी लक्ष्मीबाई आ गई, उन्हें मतलब ढेरे लोग आ गया। तो वहां से फिर शासन का छीना गया था कंपनी वाला के। तो विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया है। कानूनी कार्य अलग होंगे और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे। आप आज भी देखते होंगे कानूनी कार्य अलग होता है, कोर्ट पुलिस, और प्रशासनिक कार्य अलग होता है। तो ये 1853 चार्टर एक्ट में आया। उसके बाद क्या आया कि एक निर्देशक मंडल बनाया गया, ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स का, जिसमें 18 से 24 मेंबर रहने लगे। वही डायरेक्टर डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे क्या करना है। भारतीय लोगों को पहली बार सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति कब मिली? तो ये मिलता है 1853 में। हाँ, 1853। उससे पहले सिविल सेवा में जाने की परमिशन नहीं थी। और केंद्रीय विधान परिषद भारतीय प्रतिनिधियों को अनुमति मिली। तो केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय लोग भी शामिल हों, इसका परमिशन उनको मिला। पहले सिर्फ अंग्रेजी शामिल हो सकते थे, सेंट्रल जो असेंबली होता था उसमें। अब यहां से पार्ट 2 आता है, क्राउन का शासन। तो जब क्राउन का शासन पढ़ते हैं तो पहला है, जब जैसे क्राउन आएगा तो भारत शासन अधिनियम कहलाएगा। इधर चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट है, इधर सीधे भारत लग जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आता है, यानी कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद। इसमें क्या होता है कि शासन जो है कंपनी से छीन के ब्रिटिश सरकार अपने अधीन ले लेती है। और भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का वायसराय बनाया जाता है, यानी कि एक नया पद जनरेट होता है, वायसराय। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे आएगा कि पहला वायसराय भारत का कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अभी तक भारत में आप सुनते हो कि विदेश मंत्री होता है, लेकिन अमेरिका के मार्शल और सोवियत संघ के मोल्टो की तरह भारत में भी राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया 1858 में, यानी कि स्टेट सेक्रेटरी होता था। हालांकि ये 1947 में जाके इसको खत्म किया गया। 1858 में शुरू होता है और 99 साल बाद 1947 में इस पद को खत्म किया गया था। और निदेशक और नियंत्रण बोर्ड जो यहाँ बना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 1824 का मेंबर का बना था, उसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी कि तुरंत 3 साल बाद। इसमें क्या हुआ कि विधि निर्माण में भारतीय लोगों को शामिल किया गया, यानी कि जो कानून बनेगा उसमें इंडियंस भी होंगे। उसके बाद मद्रास और बंबई को पुनः अधिकार दिया गया। मद्रास और बंबई को पुनः अधिकार दिया गया, यानी कि उनको जो अधिकार यहाँ छीन लिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको पुनः अधिकार दिया गया। और पोर्टफोलियो की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो एक पद का जो जनरेट करने का शुरुआत किया गया। और अध्यादेश यानी कि कानून बनाने की शक्ति जो है वो वायसराय को देती थी। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892, और इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद और गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हुई, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद जो था इसमें गैर सरकारी सदस्यों की एंट्री शुरू हो गई और पहले से उनकी संख्या बढ़ी। गैर सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, यानी कि सोशल लोग। क्लियर है। निर्वाचन पद्धति यानी कि वोटिंग सिस्टम का आरंभ 1892 में होता है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है पहली बार 1892 में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और जो बजट आ रही है उस पर डिबेट बहस करने का राइट भी मिला, ठीक है। और उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा की गई।
बंगाल विभाजन 1905 हुआ था ना, उसका 2 राजधानी बनाया गया था। आप कमेंट बनाइएगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके 2 राजधानी का नाम क्या। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार, यानी कि केंद्र स्तर पे और प्रांत स्तर पे विधान परिषद का स्थापना किया गया, अभी भी है। कार्यकारी परिषद में भारतीय, पहली बार जो कार्यकारी परिषद बना उसमें किसी इंडियन का नाम था। नाम क्या था? तो वो नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रिटिश कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय कौन थे या पहले भारतीय कब शामिल हुए, तो आप नाम लिखिएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और कब में? और उसके बाद 10 साल बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। अब इसमें द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन का शुरुआत होता है और केंद्रीय स्तर पे द्विसदनीय प्रणाली है ना, राज्यसभा और लोकसभा, तो 2 सदन है। तो इसकी शुरुआत 1919 में हुई। ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीमित मताधिकार यानी कि डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम और सीमित मताधिकार की शुरुआत होती है। और यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल जो था जाति के आधार पर, जो हम लोग बाद में पढ़े हैं, उसका भी शुरुआत यही होता है। जो हमारा संविधान है ये मूल रूप से कहीं ना कहीं इस पे 1935 शासन अधिनियम की छाया दिखती है। तो मुख्यतः भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में क्या था, तो यहाँ पे संघीय न्यायपालिका का गठन होता है, आरबीआई का स्थापना होता है। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, आप डेट बताइएगा और उसका हेडक्वार्टर बताइएगा। संघीय, प्रांतीय और समवर्ती सूची, हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं ना, कार्य का बंटवारा हुआ है, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये 1935 में ही आ गया था। और प्रांत स्तर पर भी 2 सदनीय व्यवस्था, तो जैसे अभी भी देश के 6 राज्यों में 2 सदन है, कर्नाटक, बिहार जैसे राज्यों में उसको एक को बोलते हैं विधान परिषद, दूसरे को बोलते हैं विधान सभा। यानी कि एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो इसकी शुरुआत भी 1935 में ही हो गई थी। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसके साथ ही ब्रिटिश शासन का भारत में अंत हो जाता है और वायसराय का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद था इसको समाप्त कर दिया जाता है और देशी रियासतों को छूट दी जाती है कि आपको मन हो तो आप भारत में शामिल होइए और अगर मन ना हो तो पाकिस्तान में शामिल होइए या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। क्लास खत्म करने से पहले कुछ प्रश्न हैं जिसका जवाब आपको देने हैं और कोशिश कीजिएगा कि जब आप जवाब दें तो जो आप कॉपी में लिखे हैं इसका प्रयोग न करें ताकि आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये रिकॉल हो सके। मात्र 10 क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब और कहां किस एक्ट के तहत हुई थी। पहला क्वेश्चन है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब और कहां किस एक्ट के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तीसरा क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 विधि आयोग का स्थापना कब हुआ और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, विधि आयोग का स्थापना कब हुआ और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में शिक्षा के विकास के लिए अंग्रेजों ने पहली बार कितनी राशि वार्षिक खर्च करने की घोषणा की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय के रूप में कब कन्वर्ट हुआ और पहले वायसराय कौन बने। क्वेश्चन नंबर 8 कि पहली बार भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने का अनुमति किस वर्ष प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 अंग्रेजों के कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय कौन थे और ये अधिकार उनको कब प्राप्त हुआ। और अंतिम प्रश्न है कि क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में जो इंग्लिश का होगा
बाय बाय।